तुम्हें वास्तव में लगता है कि मैंने कभी ऐसा करने का प्रयत्न नहीं किया? मुझे विश्वास है कि तुमने ऐसा अवश्य किया होगा, परंतु मेरे साथ नहीं। मैं प्रयत्न किए बिना पराजय स्वीकार नहीं कर सकता। यदि हम केवल आपके मस्तिष्क की पहली बाधा को तोड़ सकते हैं, तो अन्य शेष दीवारों को तोड़ने में सक्षम होंगी, अश्वत्थामा ने कहा। अन्य? ओम समझ नहीं पाया कि अश्वत्थामा का कहने का क्या तात्पर्य था। अश्वत्थामा ने सिर हिलाया और उत्तर दिया, अब अपने नेत्र बंद करो और मुझे भीतर आने दो। अपने भीतर की शांति के उच्चतम स्तर को प्राप्त करो और मुझे अपनी पहली स्मृति में ले जाओ। दूर एक अज्ञात स्थान पर हिमालय की श्रृंखला के ऊपर कहीं उड़ते हुए मिलारेपा की दृष्टि बृषकप को ढूंढ रही थी, परंतु वह एक अज्ञात विशाल क्षेत्र था जिससे वहां बृषकप को ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने के समान था। इतनी ऊंचाई से मिलारेपा को बर्फ से ढके पर्वतों के समूह से अधिक कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कई घंटों तक चोटियों पर मरड़ाते रहने के पश्चात भी उन्हें बृषकप का कोई संकेत नहीं मिला। सूर्यास्त होने वाला था और मिलारेपा को ज्ञात था कि या तो बृषकप की पहले ही मृत्यु हो गई है या बर्फ के भीतर उसके पास एक ही रात्र का समय था। असहाय मिलारेपा की आशा अस्त होते हुए सूर्य के साथ साथ क्षितिज से निकासी ले रही थी। बृषकप को याद करते हुए उन्हें उस समय का स्मरण हुआ जब मिलारेपा, परशुराम और बृषकप अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करने वाले थे। उसके पूर्व घटित अंतिम कुछ क्षणों का स्मरण करते हुए मिलारेपा को कुछ अचंभित कर गया। उन्होंने पायलट को उस स्थान के ऊपर ले जाने का आदेश दिया जहां से वे दोनों अपने अपने मार्ग पर चले गए थे। कुछ ही क्षणों में मिलारेपा के निर्देशानुसार हेलीकॉप्टर ठीक उस स्थान के ऊपर मरड़ाने लगा। मिलारेपा ने पायलट को धीमी गति से कैलाश पर्वत की ओर उड़ान भरने का आदेश दिया और कुछ असामान्य देखने के लिए धरती पर दृष्टि गड़ाए रखी। उस समय रूप कुंड में शीत दंश से लिपटे नागेंद्र पर अब ठंड का प्रभाव पड़ने लगा था। उसने अनुभव किया कि हाइपोथर्मिया ने उसे भी नहीं छोड़ा था। उसे ज्ञात था कि उसके पास अधिक समय नहीं है। वहां परिस्थिति और बिगड़ती गई तथा सब कुछ अदृश्य हो गया जब पूरे क्षेत्र को एक निर्मम बर्फीले तूफान ने सफेद रंग में रंग दिया। नागेंद्र एलएसडी को बाहर ले आया जहां परमल अचेत था। कड़कड़ाती ठंड में कांपते नागेंद्र ने दोनों को आमने सामने बांधकर कंबल और स्लीपिंग बैग में कसकर लपेट दिया। फिर उसने उनके दोनों पैरों को रस्सी के एक सिरे से बांध दिया, दूसरे सिरे को अपने कंधे पर रख लिया और उन्हें बर्फ में ऐसे घसीटने लगा जैसे दो शव को घसीट रहा हो। जब वह चल रहा था तो उसने अपने समानांतर एक और युवक को देखा जो सड़े गले एक वास्तविक शव को खींच रहा था। उस व्यक्ति के कंठ में नागेंद्र की प्राचीन धात की बोतल लटकी हुई थी। उस पुरुष ने नागेंद्र को देखा और एक कट मुस्कान दी। आयु में बड़े नागेंद्र ने भी उसी तरह की मुस्कान के साथ प्रतिक्रिया की। हाइपोथर्मिया अब उसे मतभ्रम में डालने लगी थी। विपरीत दिशा में थोड़ी दूर चलने के पश्चात कैलाश पर्वत की ओर उत्तर दिशा में चलने वाला व्यक्ति तूफान से अदृश्य हो गया, जबकि नागेंद्र ठंड से दूर दक्षिण की ओर चला गया। मिलारेपा को जिस बात ने अचंभित किया था वह यह थी कि परशुराम के आदेशों के कारण बृषकप ने कैलाश जाने हेतु पुनः उसी मार्ग का अनुसरण किया होगा। इस प्रकार उसी मार्ग पर बृषकप को ढूंढते हुए मिलारेपा ने एक लाल धब्बा देखा जो चमकदार सफेद बर्फ के मध्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। वह सफेद भेड़ियों के झुंड से घिरा हुआ था जो उसके चारों ओर खुदाई करने का प्रयत्न कर रहे थे। जब तक वे यह समझ पाते कि वह क्या था, हेलीकॉप्टर पहले ही उसे पार कर चुका था। मिलारेपा ने पायलट को हेलीकॉप्टर को मोड़कर पुनः उसी स्थान पर ले चलने का आदेश दिया। शीघ्र ही आकाश सांझ के गहरे रंग में सराबोर होने वाला था। मिलारेपा को ज्ञात था कि सूर्य के अस्त होते ही वह स्थान लुप्त हो जाएगा। जैसे उन्होंने फिर से उस स्थान को देखा, अंधेरा तेजी से बढ़ने लगा। वह विशाल चट्टानों से घिरा हुआ था जिसे हेलीकॉप्टर का वहां उतरना असंभव था। उन्होंने पायलट को निकटतम संभावित स्थान पर उतरने का आदेश दिया। पायलट को लगभग आधे मील दूर एक समतल सतह प्राप्त हुई। मिलारेपा उतरे और चंद्रमा के लिए आकाश की ओर देखने लगे, परंतु बादलों ने भूमि से सभी प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया था। उन्हें शीघ्र कोई उपाय करना था। हेलीकॉप्टर में रखी किट में से एक टॉर्च लेकर उन्होंने अपनी जेब में रख ली। वे जानते थे कि उन्हें किस दिशा में जाना है, परंतु यह निश्चित नहीं था कि वे उस स्थान को खोज पाएंगे या नहीं। वे दौड़ने लगे। लगभग आधे मील चलने के पश्चात उन्होंने रुककर क्षेत्र का निरीक्षण किया, परंतु अंधेरे में घटना स्थल का कहीं पता नहीं चला। मिलारेपा ने घायल बृषकप को ढूंढना पुनः आरंभ किया, परंतु निराशा ही उनके हाथ लगी।
घंटों की खोज के पश्चात मिलारेपा ने हेलीकॉप्टर पर पुनः जाने का निर्णय लिया और अपने पगचिह्नों का अनुसरण करते हुए उसी रास्ते से जाने के लिए मुड़ी। जिस क्षण उन्होंने टॉर्च की रोशनी को भूमि पर डाला, उसी क्षण उन्हें बर्फ पर लाल पदचिह्न दिखाई दिए। तब उन्हें ज्ञात हुआ कि इतने समय से वे उसी स्थान पर खड़े थे, परंतु टॉर्च आगे की ओर होने के कारण उसका प्रकाश भूमि पर जो था उसका संकेत नहीं दे पाया। मिलारेपा स्वयं के पदचिह्नों से बने हुए पथ पर पुनः चलने लगे और शीघ्र ही ब्रिस्कप तक पहुंच गए। बर्फ पहले ही थोड़ी खोदी जा चुकी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था यह आंशिक कार्य सफेद भेड़ियों के उसी समूह ने किया था जिन्हें मिलारेपा ने हेलीकॉप्टर से देखा था। शेष बर्फ को हटाना अगली बाधा थी। मिलारेपा इस आशा में थे कि बर्फ के नीचे दबी दें ब्रिस्कप की हो, क्योंकि यह अंतिम डोर थी जो उन्हें उस तक ले जा सकती थी। जैसे ही मिलारेपा ने उस अत्यंत शीतल परिदृश्य में अपने हाथों से बर्फ को उठाना आरंभ किया, उनके चारों ओर से गहरी गुर्राहट की एक लहर छूटी। मिलारेपा ने आसपास देखने हेतु अपनी टॉर्च उठाई और देखा कि अंधेरे में कुछ नेत्र चमक रहे थे। टॉर्च का प्रकाश भेड़ियों के नेत्रों से परिवर्तित हो रहा था, जिससे पता चलता था कि वे मिलारेपा के निकट ही थी। इससे पूर्व कि कोई और विचार कर पाते, झुंड में से एक भेड़िए ने उन पर आक्रमण कर दिया। तुरंत मिलारेपा की देह अपने मूल हरे रंग में परिवर्तित हो गई और उनके नेत्रों की काली पुतलियां धूमिल सफेद हो गईं। जब उन्होंने उस भेड़ियों के नेत्रों में देखा, तब वह पूर्ण रूप से मध्यवार में पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गया और चूर चूर होकर भूमि पर गिर गया। तुरंत ही दूसरे भेड़िए रुक गए और पीछे हटने लगे। मिलारेपा ने हर उस भेड़िए के नेत्रों से अपनी दृष्टि मिलाई जो उन्हें अपने शिकार के रूप में देख रहा था। शीघ्र ही समस्त झुंड सम्मोहित हो गया और प्रशिक्षित कुत्तों की तरह पंक्तिबद्ध होकर उनके आदेशों की प्रतीक्षा करने लगा। मिलारेपा ने आंशिक रूप से खुदे हुए गड्ढे को पुनः खोदना आरंभ किया और तब तक ऐसा करते रहे जब तक उन्हें ब्रिस्कप का हाथ नहीं दिखाई दिया। उसकी नाड़ी जांचने हेतु तुरंत उन्होंने उसकी कलाई पकड़ ली। ठंड और अत्यधिक रक्त के बहाव के कारण उनकी नाड़ी की गति बहुत कम थी, परंतु वह अभी भी जीवित था। मिलारेपा ने ब्रिस्कप को बाहर निकालने का प्रयत्न किया, किंतु वह इतना भारी था कि उसे उठाकर हेलीकॉप्टर तक नहीं ले जाया जा सकता था। ब्रिस्कप की स्थिति गंभीर थी और उसे तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। मिलारेपा ने भेड़ियों की अपनी नई सेना को देखा और समझ गए कि क्या करना है। उन्होंने एक भी शब्द बोले बिना उन्हें आज्ञा दी और हेलीकॉप्टर की ओर चलने लगे। भेड़ियों ने उनका पीछा किया जो ब्रिस्कप को अपने मुख से पकड़कर खींच रहे थे। दूसरी ओर बर्फ के मध्य नागेंद्र ने एलसीडी और परमल को एक विशाल मृत वृक्ष के नीचे लाकर छोड़ दिया। नागेंद्र को किसी प्रकार की संरचना से एक धुंधला प्रकाश उनकी ओर आता दिखाई दे रहा था, परंतु वह निश्चित नहीं था कि यह वास्तविक था या नहीं। वह हाँफ रहा था और मतभ्रम पैदा कर रहा था। वह जानता था कि केवल एक ही वस्तु उनके प्राणों की रक्षा कर सकती थी और वह थी गर्मी। उसने एलसीडी और परमल के बैगों का निरीक्षण किया, यह देखने के लिए कि उसमें कुछ ज्वलनशील पदार्थ थे या नहीं। वहां उसे केवल बंदूकें व गोलियां प्राप्त हुई। जितनी गोलियां थीं उतनी उसने निकाली और उसमें से बारूद निकालने हेतु उन्हें ऐसे छीनने लगा जैसे एक क्षुधित प्राणी अपने शिकार को चीरता हो। बारूद उसके होठों और ठुड्डी पर लगा हुआ था, परंतु उससे वह अप्रभावित था। एलएसडी एवं परमल अभी भी अचेत थे और ऐसे बंधे हुए थे जैसे युद्ध में मृतकों को बॉडी बैग में लपेटा जाता है। नागेंद्र की सुन्न अंगुलियों ने बारूद को पेड़ की छाल पर रगड़ा और उसकी खोखली दरारों में भी भर दिया। फिर उसने पेड़ को ज्वलित करने से पूर्व परमल एवं एलएसडी को थोड़ा और दूर खींच लिया। वृक्षों की सूखी डाल ने सरलता से अग्नि पकड़ ली और शीघ्र ही संपूर्ण वृक्ष जलने लगा। जलते वृक्ष के समीप नागेंद्र परमल और एलएसडी के निकट बैठते ही अचेत हो गया। वे तीनों ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे सब अपने चिता के समीप अपने दाह संस्कार की प्रतीक्षा कर रहे हों। कैलाश में ओम अपनी पहली स्मृतियां सुना रहा था। मैंने अपने नेत्र खोले। मेरी दृष्टि धुंधली थी, परंतु मुझे 3 आकृतियां दूर खड़ी दिखाई दे रही थी। उनमें से एक ने धन्वंतर को बुलाने हेतु दूसरे को संकेत दिया, क्योंकि मैं सचेत हो रहा था। धन्वंतर ने भीतर आकर मुझे अपना प्रतिबिंब दिखाया। जब मैंने स्वयं को प्रथम बार देखा तब मैं सदमाग्रस्त रह गया। एक खोखला नेत्र, एक लुप्त कान और मेरे मुख की झीनी त्वचा की छवि मुझे आज भी विचलित करती है। ओम ने अपने नेत्र बंद कर लिए। यह मेरी प्रथम स्मृति है। उसने अपने नेत्र खोले
और पाया कि अश्वत्थामा उसकी ओर देख रहा था। यह स्मृत वह धागा है जो तुम्हें तुम्हारी स्मृतियों के बंद द्वारों के पीछे ले जाएगा, जहां तुम्हारी लुप्त हुई कथा है। तुम 40 वर्ष के थे जब तुम्हें धन्वंतर ने पुनर्जीवित किया और दूसरा जन्म दिया। उन 40 वर्षों की स्मृतियां अभी भी तुम्हारी चेतना में बंद हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी देखता है, उन सबका लेखा जोखा हमारे मस्तिष्क में होता है। सारी जानकारी महत्वपूर्ण नहीं होती और व्यक्ति समय के साथ इसे भूल सकता है, परंतु फिर भी कुछ भी पूर्ण रूप से लुप्त नहीं होता। और पीछे जाओ ओम। उन 3 अस्पष्ट आकृतियों के देखने से पूर्व तुमने अंत में क्या देखा? उस धागे को पकड़ो और अपने अतीत की धुंध में चलते रहो। मुझे दिखाओ कि यह धागा तुम्हें कहां ले जाता है। ओम अपने मन को घंटों तक अज्ञात के अंधेरे में उत्तर खोजने हेतु तब तक स्थिर करता रहा जब तक कि सूर्य की पहली किरण कैलाश पर्वत को छू नहीं गई। जल के बहने और चारों ओर पक्षियों के चहचहाने की ध्वनि सुन परमल ने अपने नेत्र खोले और स्वयं को अचेत एलएसडी के साथ लाल त्वचा और शीत दंश में ढका हुआ पाया। एलएसडी उसके इतने निकट थी कि उसके श्वास की गर्माहट को वह अपने मुख पर अनुभव कर सकता था। परमल ने बैग के भीतर की जीप पकड़ी और स्वयं को बाहर निकालने हेतु उसे नीचे खींच लिया। जब उसने अपना सिर उठाया तो देखा कि एक पूर्ण विकसित वृक्ष अपनी नोक तक जल रहा था। उसने इधर उधर देखा तो जलते हुए वृक्ष के पास नागेंद्र का शव पड़ा हुआ देखा। परमल ने देखा कि नागेंद्र के गर्म कपड़ों में एलएसडी लिपटी हुई थी। उसने एलएसडी की रक्षा करने हेतु चट्टानों में प्रवेश करने वाले नागेंद्र की अपनी अंतिम स्मृति को याद किया। परमल ने उठने का प्रयास किया, परंतु फिर देखा कि उसका पैर एलएसडी से बंधा हुआ था और रस्सी की पूंछ आगे पड़ी थी। वह तुरंत बाकी बातें समझ गया। उसने अपने पैर खोल लिए और नागेंद्र की ओर दौड़ पड़ा। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।